अगर आप न्यायिक सेवा, एडीपीओ, पुलिस या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 281 से 310 बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सच बताऊं, अक्सर विद्यार्थी इन धाराओं को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि परीक्षा में प्रश्न आने पर गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आज की इस कक्षा में मैं आपको धारा 281 से 310 तक पूरी तरह आसान भाषा में समझाने वाला हूं। और अगर आप यह कक्षा ध्यान से देख लेंगे तो इन धाराओं से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं भाग एक, धारा 281, समन मामलों में कार्रवाई। सबसे पहले बात करते हैं धारा 281 की। यह धारा बताती है कि समन मामलों में मजिस्ट्रेट किस प्रकार कार्रवाई करेगा। समन मामला वह मामला होता है जिसमें अपराध बहुत गंभीर नहीं होते। इस प्रकार के मामलों में प्रक्रिया बहुत सरल होती है और गवाहों के बयान से लेकर न्यायालय निर्णय देता है। ठीक है। समन मामला अब है 282, समन मामले को वारंट मामले में बदलना। धारा 282 कहती है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि मामला गंभीर है, विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है, तो वह मामले को वारंट मामले में तब्दील कर सकता है और इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई वारंट मामले की तरह चलेगी। गवाहों को पुनः यदि आवश्यक लगता है तो गवाहों को पुनः बुलाया जाएगा और गवाही ली जाएगी। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। धारा 283 से 288 संक्षिप्त विचारण बताया गया है इसमें। अब आते हैं संक्षिप्त विचारण पर। संक्षिप्त विचारण का मतलब है छोटे अपराधों का जल्दी निर्णय करना। धारा 283, इस धारा में बताया गया है कि किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है और कौन कर सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और सीजेएम, जैसे छोटी चोरी, चोरी का माल रखना और मामूली अपराध। ऐसे मामलों में अदालत लंबी प्रक्रिया नहीं अपनाती बल्कि जल्दी निर्णय देती है। धारा 284, इस धारा के अनुसार कुछ परिस्थितियों में द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। धारा 285, यह धारा बताती है कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। इसमें मुकदमे की सुनवाई संक्षेप में होती है और निर्णय भी जल्दी से जल्दी कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं धारा 286, इस धारा के अनुसार संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट को कुछ आवश्यक बातें लिखनी होती हैं, जैसे कि मामले का क्रमांक, अपराध की तिथि और आरोपी का नाम, शिकायतकर्ता का नाम, और फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट निर्णय लिखता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। धारा 287, यदि आरोपी अपराध स्वीकार नहीं करता तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य को संक्षेप में लिखकर निर्णय देगा। धारा 288, इस धारा में कहा गया है कि मुकदमे का अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। धारा 289 से 300, सौदा अभिवचन। इसमें कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें सौदा अभिभाग के आधार पर अभियुक्त और परिवादी या शिकायतकर्ता में सौदा हो जाता है। तो सुनते हैं धारा 289। यह धारा बताती है कि सौदा अभिवचन किन मामलों में लागू होगा। यह उन अपराधों में लागू होता है जहां 7 वर्ष से कम सजा हो, लेकिन यह लागू नहीं होगा महिलाओं के खिलाफ अपराध में और बच्चों के खिलाफ अपराध में। सौदा अभिभाग अध्याय लागू नहीं होगा। समाज को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों में भी लागू नहीं होगा। धारा 290, इस धारा के अनुसार आरोपी 30 दिन के भीतर आवेदन कर सकता है। ठीक है। अर्थात समय अवधि 30 दिन है। धारा 291, न्यायालय सभी पक्षों को बुलाकर समझौते की बैठक करवाता है। धारा 292 में यदि समझौता हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है। धारा 293, न्यायालय समझौते के आधार पर मामले का निर्णय देता है। धारा 294, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, अर्थात खुले न्यायालय में ही सुनवाया जाएगा। धारा 295, इस निर्णय के खिलाफ सामान्यतः अपील नहीं होगी। धारा 296 में बताया गया है कि न्यायालय के पास इस प्रक्रिया को पूरा करने की सभी शक्तियां होती हैं। धारा 297, आरोपी की पहले की हिरासत की अवधि सजा में जोड़ी जाती है, इसमें ऐसा बताया है। ठीक है। धारा 298 और 299, सौदा अभिवचन के दौरान
दिए गए बयान दूसरे मामले में उपयोग नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। धारा 300, यह अध्याय किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बच्चों पर लागू नहीं होता। ठीक है। धारा 301 से 306, कारागार में बंद व्यक्तियों को न्यायालय में बुलाना। अब समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसे अदालत में कैसे बुलाया जाता है। ठीक है। धारा 301, इस अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दी गई है। ठीक है। इसमें जो परिभाषाएं हैं वह धारा 301 में दी गई हैं। अब समझते हैं धारा 302, यदि अदालत को आवश्यकता हो तो वह जेल में बंद व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश दे सकती है यदि उसे बुलाना आवश्यक है तो उस स्थिति में। धारा 303, कुछ परिस्थितियों में सरकार ऐसे आदेश को रोक सकती है, जैसे रोग फैल गया है या कोई बल नहीं है तो वह रोक सकती है। धारा 304, कुछ स्थितियों में जेल अधिकारी ऐसे आदेश का पालन नहीं करेगा, जैसे गंभीर रूप से यदि कोई कैदी बीमार है या उस कैदी को सुरक्षा का खतरा है तो इस आदेश का पालन नहीं करेगा, लेकिन लिखित में वह कारण मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ठीक है। अब धारा 305, जेल अधिकारी को कैदी को निर्धारित समय पर अदालत में लाना होगा। धारा 306, कुछ मामलों में कैदी का बयान आयोग के माध्यम से भी लिया जा सकता है, जैसे कमीशन जारी किया जाए जो वहीं जेल में जाकर ही कैदी के बयान ले यदि आवश्यक है तो। धारा 307 से 310, साक्ष्य का अभिलेखन। अब बात करते हैं साक्ष्य के अभिलेखन की। धारा 307, राज्य सरकार यह तय करती है कि अदालतों की भाषा क्या होगी। ठीक है। धारा 308, साक्ष्य सामान्यतः आरोपी की उपस्थिति में ही दर्ज किया जाएगा। जहां तक कोशिश की जाएगी जब तक आरोपी नहीं है साक्ष्य दर्ज नहीं किया जाएगा, यह प्रक्रिया है। धारा 309, सामान्य मामलों में मजिस्ट्रेट साक्ष्य का संक्षिप्त अभिलेख तैयार करता है। तो धारा 310 में वारंट मामलों में साक्ष्य का विस्तृत अभिलेखन किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 281 से 310, जिसमें हमने इन सब बातों को